नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो हम लोग कक्षा 12 के अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व कराया है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं कि कितने प्रश्न बनाने हैं, कितने प्रश्न आएंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब तक आप निर्देश नहीं पढ़िएगा आप तो अंधेरी बनाइएगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरा निर्देश के साथ बनाना पड़ता है। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों को, मॉडल सेट को एक एक करके सभी सॉल्व कराया जा रहा है। और पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी और एग्जाम तक आप लोग को 1 महीने में आप लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है। कुल प्रश्न की संख्या 30 है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, हम लोग को बनाना है सब्जेक्टिव। तो हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव के पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। किताबी भाषा में नहीं देना है, जितना बन सके अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 22 है। प्रत्येक संख्या मतलब कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 6 प्रश्नों 8 प्रश्न देगा, लेकिन 8 नहीं बनाना है। 8 बनाएगा आपका टाइम खराब होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो कुछ आपको फायदा नहीं होगा, नंबर आपको 2 ही मिलेगा। 2 नंबर में कितना भी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो जितना शब्द में कहेगा उतना ही लिखिएगा। अधिकतम बोला है, कम आप लोग 1 लाइन 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें भी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधिकतम 150 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। कम लिख सकते हैं लेकिन सटीक आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। सिर्फ 4 प्रश्न का 250 शब्दों में देना है। तो हमने सारा निर्देश पढ़ लिया। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने एक सॉल्व करके सारा PDF बना दिया है, जो कि आपको अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, घटिया और निम्न कोटि के वस्तु को परिभाषित करें। घटिया और निम्न कोटि के वस्तु को परिभाषित करना था, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, घटिया और निम्न कोटि के वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो गुणवत्ता, मानक या प्रदर्शन के अपेक्षित स्तर पर खरी नहीं उतरती। ऐसी वस्तुएं निम्नलिखित विशेषताएं से पहचानी जा सकती है। मतलब कैसी वस्तु जो कि जिनका दाम तो है बहुत, लेकिन हमारे उतना उपयोग लायक, जितना दाम है उतना उपयोग लायक नहीं है। उसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पर देखिए। आप लोग विशेषताएं नहीं भी लिखिएगा तो भी आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, उतना में ही। हम विशेषताएं इसलिए लिख दिए क्योंकि आप लोग को 3 नंबर में पूछेगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, खराब सामग्री, निर्माण में घटिया या सस्ती सामग्री का उपयोग किया गया है। डुप्लीकेट चीज़ों का उपयोग किया जाता है घटिया चीज़ों में। कम टिकाऊपन, लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उपयोग न हो, लंबे समय के उपयोग के लिए उपयोग नहीं होता है। उसके बाद क्या विशेषता है इसकी, खराब प्रदर्शन, कार्य क्षमता और उपयोगिता में कमी हो, जितना पैसा लगता है उसके हिसाब से कार्य नहीं करता है। अनाकर्षक निर्माण, देखने में असुंदर या अस्वाभाविक हो, दिखने में माने खराब दिखता हो। निर्माण दोष, उत्पादन के दौरान गलतियां या त्रुटियां हो, मतलब सामान तो अच्छा है लेकिन उत्पादन करने के दौरान इसमें कुछ गलतियां हो गई है जिसमें यह खराब हो गया है। कम मूल्य वाला अनुभव, उपयोगकर्ता को उसके मूल्य के अनुसार संतोषजनक अनुभव न प्रदान हो। मतलब हम पैसा तो दिए हैं बहुत सारा, लेकिन उसके हिसाब से हमको वो सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, घटिया और निम्न कोटि की वस्तुएं आमतौर पर सस्ते दाम पर बेची जाती है, लेकिन ये अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती और जल्दी खराब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगी में AR वक्र X अक्ष के समांतर क्यों होता है, ये बताना है आप लोग को। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगी में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है क्योंकि प्रत्येक इकाई का मूल्य मतलब कि प्राइस सभी उत्पादन स्तरों पर
स्थिर रहता है। फर्म मूल्यग्राही होता है, इसलिए AR बराबर मूल्य बराबर MR होता है, जिसमें AR वक्र क्षैतिज रेखा बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 3 विभिन्न व विधियों की सूची बनाइए जिनमें अल्पाधिकारी फर्म व्यवहार कर सकता है। उसकी सूची भर बनाना है हमको, उसके बारे में बताना नहीं है। बताने के लिए बोलेगा तो बता भी देंगे, लेकिन अभी हमको पहले सूची बनाना है। तो देखिए अल्पाधिकारी फर्म 3 प्रमुख तरीकों से व्यवहार कर सकती है। पहला कोटेन मॉडल, मतलब कि उत्पादन पर प्रतिस्पर्धा। बर्टेन मॉडल, मतलब कि कीमत पर प्रतिस्पर्धा। और एक और क्या है यहाँ पर देखिए स्केटलबर्ग मॉडल। एक फर्म नेता बनकर उत्पादन तय करती है, बाकी उसका अनुसरण करती है। तो इस प्रकार से हमको लिख देना है। सिर्फ 3 ही पूछा है तो 3 ही हम बताएंगे। उसके बाद देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर है। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन इधर ऐसे खींच के व्यष्टि वाला डिफिनेशन सारी जानकारी इधर लिख दीजिए, समष्टि का इधर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्ययन का क्षेत्र के हिसाब से हम अंतर बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म और उनकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। और समष्टि क्या करता है, यहाँ पर देखिए यह पूरे अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी का अध्ययन करता है। मतलब कि यह पूरे अर्थव्यवस्था में करता है। और व्यक्तिगत, एक है सामाजिक के लिए, एक है व्यक्तिगत के लिए, निजी के लिए। उसके बाद क्या है लक्ष्य। लक्ष्य के आधार पर क्या है व्यष्टि व्यक्तिगत निर्णयों और बाजार संतुलन को समझना है। और समष्टि आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तीसरा उदाहरण अब इसको देते हैं, क्या है जैसे व्यष्टि का क्या उदाहरण है, किसी फर्म का उत्पादन या उपभोक्ता की मांग। और समष्टि का क्या उदाहरण है, GDP, मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय। मतलब कि ये पूरे देश के तौर पर समष्टि रहता है। और व्यष्टि आपका व्यक्तिगत, किसी एक फर्म, एक आदमी, मतलब कि एक व्यक्ति से होता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिखाया है, सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको भी उसी प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीमांत लागत और औसत लागत के बीच अंतर इस प्रकार है। परिभाषा के हिसाब से पहले देख लेते हैं क्या है। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में आने वाली अतिरिक्त लागत है। और औसत लागत क्या है, प्रति इकाई उत्पादन की कुल लागत, जो कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट को कुल उत्पादन मतलब कि आउटपुट से विभाजित करके प्राप्त होती है। गणना के हिसाब से क्या है, यहाँ पर देखिए सीमांत लागत MC, सीमांत लागत को इंग्लिश में MC मतलब शॉर्टकट में MC बोलते हैं। कुल लागत में वृद्धि बटा उत्पादन में वृद्धि है। मतलब सीमांत लागत बराबर कुल लागत में वृद्धि बटा उत्पादन में वृद्धि होता है। और औसत लागत एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, कुल लागत बटा कुल उत्पादन। प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर देखिए MC उत्पादन के अगले स्तर पर लागत को दर्शाती है। और AC क्या करती है, उत्पादन की औसत लागत का माप देती है। स्वरूप के हिसाब से भी अंतर देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए MC एक अतिरिक्त इकाई पर आधारित होती है और अधिक परिवर्तनशील होता है। AC सभी इकाइयों के औसत पर आधारित होती है और अपेक्षाकृत स्थिर होती है। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट में आंसर दिया है। आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा तो 5 नहीं देना है, 3 पॉइंट में आंसर देना है। ये आप लोग को 3 नंबर के लिए, अगर 3 नंबर में पूछे, क्योंकि बार बार पूछता है, पिछले बार 3 नंबर में पूछा था, तो 3 नंबर में पूछेगा तब आप लोग 5 पॉइंट देंगे, नहीं तो 3 पॉइंट दीजिएगा। ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। 5वां देखिए उदाहरण क्या है, यह 10 से 11 इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत 100 रुपये से 110 रुपया हो जाती है। तो MC बराबर 10। यदि कुल लागत 100 रुपया है और उत्पादन 10 इकाई है तो AC बराबर 10 होता है। यह आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर वैधानिक तरलता अनुपात SLR वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे बैंक अपनी कुल शुद्ध मांग और समय देयताओं NDTL का एक भाग नगद, सोना या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है।
यह केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तय किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, उपभोग का फलन किन चारों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। उपभोग फलन किन चारों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए उपभोग फलन और आय मतलब कि इनकम के बीच संबंध को व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में कैसे बदलाव होता है। उपभोग फलन में 4 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर देखिए कुल उपभोग, कुल आय, औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यापार शेष और चालू खाता शेष में अंतर बताइए। देखिए अंतर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि पिछले बार बहुत पूछा था, 2 क्वेश्चन अंतर से आया था। तो आप लोग अंतर वाला क्वेश्चन को ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। उसके बाद देखिए क्या है, व्यापार शेष और चालू शेष में मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहले व्यापार शेष यहाँ पर देखेंगे। देखिए यह केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर दर्शाता है। सूत्र क्या है इसका, वस्तु निर्यात माइनस वस्तु का आयात, इससे आपको निकलता है व्यापार शेष। यह चालू खाता का एक हिस्सा है। दूसरा देखिए चालू खाता शेष। चालू खाता शेष क्या है, यह वस्तुओं, सेवाएं, आय, मजदूरी, लाभांश और स्थानांतरण जैसे विदेशी सहायता का समग्र अंतर दर्शाता है। इसमें व्यापार शेष, सेवा शेष और अन्य चालू लेन देन शामिल होते हैं। और मुख्य अंतर इनके बीच क्या है, यहाँ पर देखिए व्यापार शेष केवल वस्तुओं पर केंद्रित होता है, जबकि चालू खाता शेष वस्तु, सेवाएं, आय और स्थानांतरण सबको कवर करता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा क्या मुख्य अंतर है। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको टॉपिक टू टॉपिक लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए संतुलन वह स्थिति है जब मांग मतलब कि डिमांड और पूर्ति सप्लाई बराबर होती है, जिससे बाजार में मूल्य स्थिर हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, संतुलन क्या है, जैसे कि हम उपभोक्ता द्वारा मांग की गई पाँच चीज़ों की मांग की गई, अब बाजार में 5 चीज़ें उपलब्ध है, तो आप लोग को वो बाजार संतुलन में रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अभी आप लोग कोई पर्व त्यौहार में देखते होंगे, कोई सामान की कमी हो जाती है, कोई सामान की कमी होती है, एक बार दाम उसका बढ़ जाता है, तो वो बाजार संतुलन नहीं कहलाता है। बाजार संतुलन वह है जब हमारे उपभोक्ता की ज़रूरत पाँच चीज़ों का है और बाजार में 5 चीज़ें उपलब्ध है, तो आपका बाजार संतुलन कहलाएगा। देखिए बाजार को संतुलन अवस्था में तब कहा जाता है जब मांग मतलब कि आपूर्ति, उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा और उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा समान हो, मतलब कि जितना उपभोक्ता द्वारा मांगा जा रहा है उतना आपूर्ति कर दिया जा रहा है, समान हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए कोई अतिरिक्त मांग या आपूर्ति नहीं, बाजार में ना तो अधिक मांग हो और न ही अधिक आपूर्ति हो, क्योंकि अधिक आपूर्ति रहेगा तो वो बाजार संतुलन नहीं रहेगा। ये कि ज़्यादा सामान, अभी देखिए आप लोग को टमाटर बाजार में ज़्यादा आ गया है तो 5 रुपये किलो हो गया है, तो उसी प्रकार से आपूर्ति भी अधिक नहीं होनी चाहिए, जितना मांग हो उतना ही आपूर्ति होनी चाहिए, उसी प्रकार से आपको बाजार संतुलन रहेगा। उसके बाद देखिए स्थिर मूल्य वस्तु का बाजार मूल्य स्थिर रहता है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु का मूल्य जो है स्थिर होना चाहिए, दाम एक बार बढ़ना नहीं चाहिए। उदाहरण, यदि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है और उसमें मांग और आपूर्ति दोनों 100 इकाई है तो बाजार संतुलन में है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को व्याख्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कैसे व्याख्या करेंगे। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पहले हम लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता संतोष धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष है। दूसरा क्या है, घटती प्रवृत्ति उपभोग की शुरुआत में
उपयोगिता अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है उपयोगिता घटने लगती है। उदाहरण से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति को पहली रोटी से अधिक संतोष मिलता है, दूसरी रोटी से थोड़ा कम। जैसे आप लोगों को अगर भूख लगा है तो पहली रोटी खाइएगा तो जितना संतुष्टि मिलेगा उतना आपको दूसरी रोटी से नहीं मिलेगा। पहली रोटी कैसा भी रहेगा, आधा सेकाई भी रहेगा, तो वो आप उसको खा जाइएगा क्योंकि अभी आपको भूख लगा है। लेकिन जैसे ही आपको पेट भर जाएगा, 3 रोटी 4 रोटी खा लिया तो 5वीं रोटी आप नहीं खाइएगा, कहिए कि ये खराब है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा रोटी के बाद संतोष और घट जाता है। तो यह नियम उपभोक्ता व्यवहार को समझाने और संसाधनों को कुशल आवंटन में मदद करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट करें। रेखा चित्र के साथ स्पष्ट करना है। पहले है तो हम लोग ये समझेंगे कि बाजार संतुलन से आप समझते क्या है, वो लिखेंगे। देखिए बाजार संतुलन वह स्थिति है जहाँ किसी वस्तु या सेवा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है, मतलब जितना मांग हो उतना आपूर्ति हो, जिससे बाजार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा तय होती है। इस स्थिति में न तो अतिरिक्त मांग होती है और न ही अतिरिक्त आपूर्ति होती है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए। ऐसे ही आपको टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, जैसे कि आपको एग्जामिनर खुश हो जाए, आपको 5 में 5 नंबर, 3 में 3 नंबर दे। यहाँ पर देखिए संतुलन मूल्य वह मूल्य जिस पर मांग और आपूर्ति बराबर होती है। संतुलन मात्रा वह मात्रा जो संतुलन मूल्य पर खरीदी और बेची जाती है। और एक क्या है, अधिशेष। यदि मूल्य संतुलन मूल्य से अधिक हो तो आपूर्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने 4-5 पॉइंट दे दिया है, चाहे 5 पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये 5 ही नंबर में पूछता है। इस बार आपको 3 नंबर में पूछ दिया है, लेकिन ज़्यादातर 5 ही नंबर में पूछता है, तो आप लोग 5 नंबर वाला आंसर उतना लंबा चौड़ा दिए हैं ताकि आपको 5 नंबर में पूछे तो आसानी से आप लोग आंसर दे सके। देखिए यदि मूल्य संतुलन मूल्य से कम हो तो मांग बढ़ जाती है अधोशेष में। रेखा चित्र यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको सारा कुछ यहाँ पर लिख कर समझा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। रेखा चित्र कैसे कैसे बनाना है सारी आपको डिटेल में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे करना है, एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर मूल्य दिखाया जाता है। एक्स अक्ष पर अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग नीचे बनाया हुआ है वहाँ पर आप लोग दिखाएंगे। मांग वक्र नीचे की ओर ढलान दर्शाता है। उसके बाद आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान दर्शाता है। जहाँ दोनों वक्र मिलते हैं वह संतुलन बिंदु है। आइए इसका रेखा चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका मांग वक्र कहाँ है, नीचे की ओर ढलान दर्शाता है। यहाँ पर देखिए मांग वक्र कहाँ है, नीचे की ओर ढलान है। यहाँ पर देखिए ढलान है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ति वक्र आपका ऊपर की ओर यहाँ पर देखिए है। और जहाँ पर आपका ये मुख्य बिंदु मिलता है, जहाँ पर ये कटता है, इसी को बोलते हैं आपको बाजार संतुलन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ वक्र दोनों वक्र मिलते हैं वह संतुलन बिंदु है। ये दोनों जहाँ मिले हैं उसी को संतुलन बिंदु बोलते हैं। यहीं पर आपका बाजार संतुलन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रेखा चित्र को भी वहाँ पर दर्शा दिए हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, यह रेखा चित्र बाजार संतुलन को दर्शाता है। डिमांड कर्व नीली रेखा जो दिखाती है कि कम कीमत पर अधिक मांग होती है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं। सप्लाई कर्व हरी रेखा जो दिखाती है अधिक कीमत पर अधिक आपूर्ति होती है, मतलब कि जितना अधिक कीमत है उतना ही आपूर्ति हो रही है। यहाँ पर देखिए ये कीमत है। कीमत अगर यहाँ पर मेरा 100 है, यहाँ पर कीमत 100 है तो आपूर्ति भी आपका 100 ही है। जितना अधिक कीमत है उतना अधिक आपूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं। अब बाजार संतुलन में कब है, यहाँ पर देखिए 50 पर, 50 में आपका बाजार संतुलन में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाल बिंदु जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है, संतुलन मूल्य बराबर 50, संतुलन मात्रा बराबर 50 इकाई, मतलब मूल्य भी 50 है, इकाई 50 है, बाजार पूरा संतुलन में है। तो इस प्रकार से आपको रेखा चित्र बना देना है सारी डिटेल में। आप लोग रेखा चित्र को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहले तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषा देंगे। यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निर्धारित समय, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार का मूल्य को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर देखिए
जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जबकि जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल उत्पादन का मूल्य है, चाहे वह देश के भीतर हो या बाहर। मतलब कोई आदमी यहाँ से विदेश कमाने गया है और पैसा भेजता है तो वो आपका जीएनपी में जोड़ाएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं जोड़ाएगा। उसके बाद देखिए संबंध क्या है, जीएनपी और जीडीपी में संबंध क्या है। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से निवल कारक आय। मतलब कि जीडीपी तो जोड़ाएगा ही, लेकिन विदेशों से जो पैसा आया है उसको भी जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, जीएनपी। यदि विदेश से आय अधिक हो तो जीएनपी बड़ा होता है जीडीपी से, यदि विदेश से आय कम हो तो जीएनपी से बड़ा होता है जीडीपी। उदाहरण से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि किसी देश का जीडीपी 100 रुपये है, मतलब कि 100 लाख है, और विदेश से निवल आय 5 लाख है, तो जीएनपी बराबर 105 लाख रुपया होगा, क्योंकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्लस आय होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 105 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतुलन कीमत क्या है, रेखा चित्र बनाइए। तो संतुलन कीमत क्या है पहले वो बताएंगे, उसके बाद रेखा चित्र बनाएंगे। तो वह मूल्य जिस पर बाजार से में मांग और आपूर्ति बराबर होती है, इस मूल्य पर उपभोक्ता जितनी मात्रा में खरीदना चाहता है, उत्पादक उतनी ही मात्रा में बेचने को तैयार होता है। उसी को संतुलन कीमत बताते हैं। देखिए यहाँ पर संतुलन कीमत पर बाजार संतुलन, मांग और आपूर्ति के बीच कोई अधिशेष या अधोशेष नहीं होता। मांग वक्र, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, और क्या है यहाँ पर देखिए आपूर्ति वक्र, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। संतुलन बिंदु, मांग वक्र और आपूर्ति वक्र का मिलन बिंदु जो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को दर्शाती है। अब इसका रेखा चित्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए संतुलन कीमत क्या है, रेखा चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है। क्या है यहाँ पर देखिए समझते हैं। यह रेखा चित्र बाजार संतुलन को दर्शाता है। नीली रेखा जो दिखाती है कम कीमत और अधिक मांग, मतलब उसी प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाजार की परिभाषा दीजिए। उन 4 तत्वों को लिखे जिनके आधार पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देंगे। तो बाजार क्या है, यहाँ पर देखिए बाजार वह स्थानीय व्यवस्था है जहाँ क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय लेन देन करते हैं। यह शारीरिक स्थान के साथ साथ डिजिटल या आभासी माध्यम में भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह से जहाँ पर क्रेता और विक्रेता उपलब्ध है, सेवाओं का लेन देन कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, तो बाजार कहेगा, चाहे वो किसी जगह पर जाकर करे या फिर ऑनलाइन करे। विभिन्न बाजारों को परिभाषित करने के 4 प्रमुख तत्व है। पहला क्या है, प्रतिस्पर्धा स्तर, बाजार में मौजूद फर्मों की संख्या, उनके बीच प्रतिस्पर्धा का प्रकार। उदाहरण पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार। उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद का प्रकार, समान असमान प्रतिस्थापनीय। उदाहरण वस्त्र बाजार में समान वस्त्र विविध डिजाइन होते हैं। तीसरा कार्य क्या है, मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण, विक्रेताओं का मूल्य पर नियंत्रण पूर्ण प्रतियोगी में नहीं जबकि एकाधिकार में होता है। चौथा पॉइंट क्या लिखना है, बाजार में प्रवेश और निकासी, फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश करना या बाहर निकलने की स्वतंत्रता। उदाहरण पूर्ण प्रतियोगी में स्वतंत्रता जबकि एकाधिकार में बाधाएं। मतलब कि फैक्ट्री को कभी भी कोई भी बाजार में जाकर अपना सामान बेच सकता है, वहाँ से वो बाहर निकल सकता है, उसको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ये किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, जबकि एकाधिकार में इसमें बाधाएं होती है। उसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति या कंपनियों के पास होता है और आर्थिक निर्णय बाजार बलों, मांग और आपूर्ति द्वारा तय किए जाते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, यहाँ पर देखिए निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने, पूंजी का स्वामित्व व्यक्ति और निजी कंपनियों के पास होता है। मतलब इनके पास सब चीज़ अपना होता है, कोई सरकार का कोई भी चीज़ नहीं होता है। लाभ कमाने का उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। मुक्त बाजार, मूल्य और उत्पादन का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, यहाँ पर मुक्त बाजार होता है। प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता सुधार और लागत कम करने को प्रोत्साहित करती है।
मतलब कि उत्पादक के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है। वो सोचता है हम इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो हमारा बिक्री ज़्यादा हो, वो सोचता है हमारा अच्छा हो, इसीलिए अच्छी समान गुणवत्ता में सुधार होता है। उपभोक्ता का संप्रभुता, उपभोक्ता अपनी पसंद के आधार पर वस्तु और सेवाओं का चयन करते हैं। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, सरकार बाजार गतिविधियों में सीमित भूमिका निभाती है, मतलब बहुत कम हस्तक्षेप रहता है सरकार का। विभाजन का अधिकार, आय और धन का वितरण व्यक्तिगत योग्यता और प्रयास पर निर्भर करता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी, यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता और लाभ की इच्छा तकनीकी विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन इससे असमानता और गरीबी जैसे समस्याएं भी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजी वालों को ही, अगर पूंजी किसी के पास है तो वो बाजार में बढ़ते जाएगा, वो अमीर हो जाएगा और गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 8 पॉइंट में आंसर दिया है, जो कि आपको 5 नंबर वाला में इतना देना है, 3 नंबर में क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3-4 पॉइंट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताइए। चित्र के द्वारा, तो पहले यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान की 2 प्रमुख प्रक्रियाओं दर्शाती है। इन्हें सरल रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, वास्तविक प्रवाह यह उन वस्तुओं और सेवाओं का भौतिक आदान प्रदान है जो उत्पाद और उपभोक्ताओं के बीच होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, घरों द्वारा श्रम का उत्पादन क्षेत्र को प्रदान करना, उत्पादन क्षेत्र द्वारा वस्तु और सेवाओं घरों को देना। मौद्रिक प्रवाह क्या है? यह धन के रूप में मूल्य का आदान प्रदान। यह देखिए, वास्तविक प्रवाह में क्या होता है कि ये भी व्यक्ति अपने काम के आधार पर, माने अपने शरीर से कोई भी योगदान देता है, और मौद्रिक प्रवाह में सिर्फ पैसा से। जैसे यह धन के रूप में मूल्य का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए, घर द्वारा वस्तु और सेवा के बदले भुगतान करना, मतलब हम वस्तु और सेवा कुछ भी नहीं देंगे, हम पैसा देंगे, आप हमारा सब काम कीजिए। उत्पादन क्षेत्र द्वारा श्रम के बदले मजदूरी देना, कोई भी उत्पादन क्षेत्र है, कोई भी उत्पादन हम करवा रहे हैं तो उसमें श्रम के बदले हम दोबारा श्रम करने नहीं जाएंगे, हम क्या देंगे? पैसा देंगे। इसमें मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पर देखिए, वास्तविक प्रवाह में वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, जबकि मौद्रिक प्रवाह में धन और भुगतान शामिल है। रेखा चित्र कैसे बनाना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, रियल फ्लो आपका सीधे इस प्रकार से बढ़ते जाएगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। यहाँ पर कैसे बनाया हुआ उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर देखिए कैसे यह बना हुआ है। आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है। यह रेखाचित्र वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को दर्शाता है। वास्तविक प्रवाह नीला तीर है, मतलब कि ऊपर वाला जो है वो आपका वास्तविक प्रवाह है। उसमें क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से आपको भी दर्शाना है। घरों से श्रम, भूमि और पूंजी फर्मों को जाती है, फर्मों से वस्तुएं और सेवाएं घरों को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे घरों से यहाँ पर फर्म की ओर जा रहा है और फर्म से फिर वापस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मौद्रिक प्रवाह हरा तीर वाला है। फर्मों से श्रम, भूमि और पूंजी के लिए मजदूरी, किराया आदि का भुगतान घरों को होता है। यहाँ पर देखिए, इधर से तीर आपको गुड्स एंड सर्विस से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओर जा रहा है। घरों से वस्तु सेवा के बदले भुगतान फर्मों को किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में वस्तु और धन के प्रवाह की स्पष्ट व्याख्या होती है। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर और 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को सोल्व करा दिया डिटेल में फुल, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में करा जाएगा कि वीडियो आपका बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आप लोग करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे और चैनल पर बने रहिएगा ताकि समय समय पर हम आपको सारी वीवीआई क्वेश्चन को सोल्व कराते रहें। बाकी आपका सभी मॉडल सेट सोल्व कराया जा चुका है, 1-2 बचा हुआ है तो वो भी आप लोग जल्द ही करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।